ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 15 को आगे बढ़ाते हुए फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। तो फास्फोरस जो है सबसे पहले हम उसके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फास्फोरस जो है काफी सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में मिलता है, लेकिन मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो है वाइट, रेड और ब्लैक। हम यहाँ पर इसकी यही 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे एलोट्रॉपिक फॉर्म फास्फोरस की वो है व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। वन बाय वन हम इसके सारे पॉइंट्स डिस्कस करते जाएंगे। जो व्हाइट फास्फोरस है ये एक ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी व्हाइट सॉलिड, ट्रांसल्यूसेंट है, वैक्सी है और व्हाइट कलर का ये सॉलिड है। ये पॉइजनस भी है, जहरीला भी है। फिर अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो ये पानी में सॉल्युबल नहीं है। दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में तो सॉल्युबल नहीं है, पर पानी में सॉल्युबल नहीं है तो फिर सॉल्युबल किस में है? बट soluble in कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में soluble है CS2, कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला है। उसके अलावा एक और बढ़िया प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इट ग्लोज इन डार्क, अंधेरे में ये चमकता भी है। और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कैमिल्यूमिनेसेंस। इस फिनोमेना को हम कैमिल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। फिर और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं इसकी। इट dissolves in an NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करना, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ये घुल जाता है इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर गिविंग फॉस्फीन। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में घुल जाएगा, लेकिन आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा और उससे मिलेगा फॉस्फीन। रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ। P4 plus 3NaOH plus 3H2O will give off PH3 plus 3NaH2PO2। ये आपका है फॉस्फीन और ये आपका है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताती हूं कि जो ये व्हाइट फास्फोरस है इट इज लेस स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल है हम कह सकते हैं therefore it is more reactive। जो चीजें कम स्टेबल होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो दिस इज लेस स्टेबल therefore it is more reactive than the other solid phases। जो बाकी के फास्फोरस के सॉलिड फेजेस है उनके कंपैरेटिवली ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस में ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों है? बिकॉज अब इसकी
रिएक्टिविटी के बारे में हम बात करें तो ये क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे P4 जो है ना उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि उसमें स्ट्रेन पड़ता है, स्ट्रेन पड़ने से वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, बॉन्ड इजीली टूट जाते हैं। तो नॉर्मल कंडीशंस में व्हाइट फास्फोरस कम स्टेबल होने की वजह से ज्यादा रिएक्टिव है बाकी फास्फोरस के सॉलिड फेजेस से, बिकॉज ऑफ angular strain, because of angular strain in the P4 molecules. P4 molecules में angular strain है, क्यों, कितना एंगल है ऐसा जो स्ट्रेन पड़ रहा है, एंगुलर स्ट्रेन है उसके अंदर जहां पर where the angles are ओनली 60 डिग्री, सिर्फ 60 डिग्री एंगल, राइट। स्ट्रक्चर भी बनाऊंगी मैं, आगे बनाऊंगी, आगे भी पॉइंट डिस्कस करेंगे तब बनाऊंगी स्ट्रक्चर। तो ये तो हो गई इसकी रिएक्टिविटी के बारे में बात। अब इट रेडिली कैचेस फायर इन एयर, हवा में आग पकड़ लेता है, इट रेडिली कैचेस फायर इन एयर। और फिर क्या देगा ये, टू गिव डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ P4O10, और आग लगने से डेंस वाइट कलर की फ्यूम्स बनती है और वो फ्यूम्स होती है P4O10 की। रिएक्शन देखिए, P4 प्लस में 5O2 विल गिव ऑफ P4O10, ये इसका रिएक्शन। इसी वजह से व्हाइट फास्फोरस को पानी में डिप करके रखा जाता है, जैसे कि सोडियम को केरोसिन में इमर्स करके रखते हैं ना, वैसे ही व्हाइट फास्फोरस को पानी में इमर्स करके रखते हैं, पानी में वो इनसॉल्युबल। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए व्हाइट फास्फोरस को पानी में डिप करके रखते हैं, क्योंकि हवा में छोड़ देंगे तो आग लग जाएगी। तो ये हो गया एक और पॉइंट। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल्स। P4 मॉलिक्यूल जो है वो डिस्क्रीट यूनिट बनाते हैं, टेट्राहेड्रल उनका स्ट्रक्चर होता है। अब होता कैसे है वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। स्ट्रक्चर में यहां बना के दिखा रही हूं। इसका स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रली अरेंज है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था एंगुलर स्ट्रेन पड़ता है, 60 डिग्री का एंगल है, तो ये है 60 डिग्री का एंगल, जिसकी वजह से एंगुलर स्ट्रेन पड़ता है और ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। सो दिस वाज अबाउट द व्हाइट फास्फोरस। अब हम नेक्स्ट टाइप के फास्फोरस की बात करने वाले हैं और वो है रेड फास्फोरस। Now second type of phosphorus is रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस के बारे में बात करेंगे। मिलता कैसे है? इट इज obtained by heating white phosphorus at 573 Kelvin in an inert atmosphere for several days, कई दिनों तक फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस को 573 केल्विन टेम्परेचर पे और इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट किया जाता है, तब जाके आपका रेड फास्फोरस बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब व्हेन
रेड फॉस्फोरस इज हीटेड। जब रेड फॉस्फोरस को हीट करता है तब क्या होता है? नाउ व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड, अ series of phases of black phosphorus is formed। अब रेड फॉस्फोरस को हीट करेंगे तो सीरीज बाय सीरीज अलग अलग फेजेस बनेंगे ब्लैक फॉस्फोरस की, वो जो तीसरे वाला एलोट्रॉपिक फॉर्म है फॉस्फोरस का। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। रेड phosphorus possesses an iron gray luster। आयरन ग्रे लस्टर होता है, इसके अंदर चमक होती है, इसके अंदर आयरन ग्रे कलर की। उसके अलावा इट इज ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होती इसकी, और ऑर्डरलेस होने के साथ साथ इट इज नॉन पॉइजनस, जहरीला भी नहीं होता। पिछले वाला पॉइजनस था, ये वाला पॉइजनस नहीं है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। व्हाइट फॉस्फोरस की तरह ये भी पानी में इनसॉल्युबल है, साथ के साथ ये कार्बन डाइसल्फाइड में भी नहीं घुलता, वो घुल जाता था, ये कार्बन डाइसल्फाइड में भी नहीं घुलता, उसमें भी नहीं घुलता है। नाउ केमिकली रेड फॉस्फोरस इज लेस reactive than white phosphorus। व्हाइट फॉस्फोरस ज्यादा रिएक्टिव था, रेड फॉस्फोरस कम रिएक्टिव है। उसके अलावा इट डज नॉट ग्लोज इन डार्क, वो अंधेरे में चमकता था, कैमिल्यूमिनेसेंस थी उसमें, ये अंधेरे में भी नहीं चमकता है। वो डिस्क्रीट यूनिट्स में प्रेजेंट था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाए हुए था, लेकिन ये पॉलीमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है। इट इज पॉलीमेरिक, कंसिस्ट्स ऑफ P4 टेट्राहेड्रा लिंक्ड टुगेदर। इसमें P4 टेट्राहेड्रा एक दूसरे से लिंक्ड है, पॉलीमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है, डिस्क्रीट फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। कैसे प्रेजेंट है? इस तरह से। ये इस तरह से यूनिट्स में प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रा एक दूसरे से जुड़े हुए। सो दिस वाज अबाउट द रेड फॉस्फोरस। अब हम बात करेंगे ब्लैक फॉस्फोरस की। थर्ड टाइप ऑफ allotropic form of phosphorus, that is black phosphorus। ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है, इट हैज टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स में ये प्रेजेंट होता है। दो फॉर्म कौन सी है? अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस में प्रेजेंट होता है इन फॉर्म्स में। जो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस है, इट इज formed when red phosphorus is heated
फॉस्फोरस की ट्यूब को हीट किया जाता है, तब आपका अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस को जब सील्ड ट्यूब में 803 केल्विन पे हीट करते हैं, तब आपका अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस बनता है। इट कैन बी सबलाइम, ये सबलाइम हो सकता है एयर में, एंड हैज ओपेक मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स। ओपेक मतलब धुंधले, धुंधले तो नहीं, ओपेक मतलब जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, थोड़ा भी नहीं। मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स की फॉर्म में अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं बीटा फॉस्फोरस की। अल्फा ब्लैक की बात कर चुके हैं, अब बीटा ब्लैक फॉस्फोरस की बात करते हैं हम। जो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करेंगे एट 473 केल्विन टेम्परेचर एंड अंडर हाई प्रेशर, तब जाके आपका बीटा ब्लैक बनेगा। व्हाइट फॉस्फोरस को इस टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हीट करेंगे तो ब्लैक फॉस्फोरस बनेगा बीटा ब्लैक। नाउ इसके बारे में बात की जाए तो इट डज नॉट बर्न इन एयर, हवा में ये जलता नहीं है। कब तक? अप टू 673 केल्विन तक ही हवा में नहीं जलता है, उसके अबव ही जलना शुरू हो जाता है। So this was about the allotropic forms of phosphorus. फॉस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने वाले फॉस्फीन के बारे में। फॉस्फीन की सबसे पहले हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन, सबसे पहली प्रिपरेशन देखिए, तो सबसे पहली प्रिपरेशन है इट इज बाय द रिएक्शन ऑफ calcium phosphide with water और dilute HCl। तो कैल्शियम फॉस्फाइड का रिएक्शन पानी से या डाइल्यूट HCl से हो जाएगा तो हमारा फॉस्फीन बन जाएगा। तो रिएक्शन देखिए, Ca3P2 आपका कैल्शियम फॉस्फाइड है। अगर हम इसका रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो हमारा बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में आपका PH3 फॉस्फीन रिलीज हो जाएगा। अगर हम कैल्शियम फॉस्फाइड के साथ HCl का रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और साथ में आपका फॉस्फीन रिलीज हो जाएगा। ये हो गया आपका एक प्रिपरेशन। दूसरी प्रिपरेशन करते हैं, दैट इज द लैबोरेटरी प्रिपरेशन। लैब में किस तरह से बनाया जाता है वो देखिए। लैब में इसको बनाया जाता है बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस विद concentrated NaOH solution in an inert atmosphere of कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के इनर्ट एटमॉस्फेयर में जब व्हाइट फॉस्फोरस को
कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन के साथ हीट किया जाएगा तो आपका फॉस्फीन बन जाएगा। ये रिएक्शन मैंने आपको व्हाइट फास्फोरस में भी कराई थी, रिपीटेड है ये रिएक्शन। तो P4 जो कि व्हाइट है, मैं नीचे लिख देती हूँ व्हाइट, रिएक्ट करेगा NaOH से और साथ में H2O से और ये बनाएगा PH3 आपका फॉस्फीन, साथ में बनेगा 3NaH2PO2, ये है आपका सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। नाउ आपको बताती हूं मैं कि जो प्योर फॉस्फाइड है, जो प्योर फॉस्फीन है इज नॉट इनफ्लेमेबल, आग नहीं लगती है प्योर फॉस्फीन में। लेकिन जो फॉस्फीन गैस है वो यूजुअली इट कैचेस फायर, वो ज्यादातर फायर कैच कर लेती है। हालांकि वो इनफ्लेमेबल नहीं है, आग पकड़ने वाली नहीं है, फिर भी उसमें आग लग जाती है। इन एयर, हवा में आग लग जाती है। क्यों लग जाती है आग? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ P2H4 और P4 वेपर्स, क्योंकि उसमें P4 या P2H4 वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से फॉस्फीन गैस में आग लग जाती है। हालांकि वो खुद इनफ्लेमेबल नहीं है, फिर भी उसमें आग लग जाती है इनकी वजह से। तो क्या करना पड़ेगा? प्यूरिफाई करना पड़ेगा। सो टू प्यूरिफाई इट, what should we do? Now, to purify it from the impurities, it is first absorbed in HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर इसको पहले एब्जॉर्ब कराया जाता है टू फॉर्म फॉस्फोनियम आयोडाइड, PH4I इसका फॉर्मूला है। तो इसको प्योरीफाई करने के लिए सबसे पहले इसको इम्प्योरिटी से मुक्त कराने के लिए इसको HI में एब्जॉर्ब कराया जाता है। जो रिएक्शन है वो मैं लिख देती हूँ, रिएक्शन है PH3 जो होगा वो HI से रिएक्ट करके PH4I बना लेगा। ये आपकी रिएक्शन है। इसके बाद नाउ PH4I फॉस्फोनियम आयोडाइड जो है इज ट्रीटेड विद KOH गिविंग ऑफ PH3। अब जो आपका PH4I फॉस्फोनियम आयोडाइड बना है, इसको KOH से रिएक्शन इसका कराएंगे तो उसका रिएक्शन देखिए PH4I प्लस में KOH, इनका रिएक्शन होगा, ये बनाएंगे KI, साथ में H2O और PH3, राइट। ये दो रिएक्शंस, दो प्रोसेसेस मैंने आपको बता दी है फॉस्फीन को प्रिपेयर करने के। एक और प्रोसेस बताती हूँ, एक और रिएक्शन बताती हूँ जिससे आप फॉस्फीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। Now I'm going to discuss about the third method of preparation. It is from phosphorus acid। और रिएक्शन क्या है इसकी जरा देखिए, 4H3PO3 when it is heated it forms 3H3PO4 plus phosphine release हो जाती है। So these were the preparation methods of preparation of phosphine. Now we are going to discuss about the properties. अब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे फॉस्फीन की। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं फॉस्फीन की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखिए, इट इज कलरलेस गैस with unpleasant odor similar to garlic, लहसुन जिसको हम बोलते हैं, गार्लिक और रोटन फिश के जैसी इसकी स्मेल, उसके जैसी उसकी स्मेल होती है। फॉस्फीन की अनप्लेजेंट ऑर्डर है, टॉलरेबल नहीं है। उसके अलावा फॉस्फीन इज हाईली पॉइजनस, बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है ये। फिर अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, देन इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल तो है लेकिन कम सॉल्युबल है। और जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा पानी के अंदर, वो एक्वस सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है, पानी में कम सॉल्युबल है। बट पर अगर बात करें दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की, तो इट इज मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा सॉल्युबल है, लाइक कार्बन डाइसल्फाइड, उसमें ज्यादा सॉल्युबल है, पानी में कम सॉल्युबल है। अब हम बात करते हैं इसकी वेपर डेंसिटी की। तो वेपर डेंसिटी इज 17, मतलब क्या है इसका, इट इज लिटिल हैवियर देन एयर, हवा से थोड़ा सा ही ज्यादा हैवी है। तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। Now we are going to discuss about its chemical properties. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका बेसिक नेचर। सबसे पहले हम इसका बेसिक नेचर पढ़ने वाले हैं। तो इट इज feebly basic, feebly basic है ये, and it forms salts with mineral acids under anhydrous conditions। तो फीबली बेसिक है तो वो एसिड्स के साथ, मिनरल एसिड्स के साथ एनहाइड्रस कंडीशन में सॉल्ट भी बनाएगा, क्योंकि सॉल्ट एसिड प्लस बेस मिलके बनाते हैं। तो ये भी बनाएगा क्योंकि बेसिक है, एसिड के साथ सॉल्ट ये बनाएगा। रिएक्शन में आपको बता देती हूँ इसकी क्या है। PH3 plus HX will give PH4X, जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, और जहां पर X आपका क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई भी हो सकता है। तो ये आपका बना है फॉस्फोनियम हैलाइड, ये है आपका फॉस्फोनियम हैलाइड। तो ये एक मैंने आपको केमिकल नेचर इसका बना दिया है। सेकेंड केमिकल नेचर है कंबस्टिबल नेचर। कंबस्टिबल है ये। तो कंबस्टिबल नेचर की बात की जाए तो जो प्योर PH3 है इज स्टेबल इन एयर,
हवा में आग नहीं पकड़ता। प्योर फॉस्फीन मैं आपको वो भी बता चुकी हूँ, लेकिन इट कैचेस फायर व्हेन हीटेड टू 423 केल्विन। जब इतना टेम्परेचर होता है तो ये आग पकड़ भी लेता है। और क्या रिएक्शन होगी जब ये आग पकड़ेगा, तो वो रिएक्शन भी देख लीजिए। वो रिएक्शन होगी PH3 प्लस 2O2 at 473 Kelvin temperature and it will form H3PO4। और इसके अलावा इट एक्सप्लोड्स। कब एक्सप्लोड करता है ये? इट एक्सप्लोड्स इन कॉन्टैक्ट विद traces of oxidizing agents like HNO3, Cl2 और Br2 वेपर्स। ये एक्सप्लोड हो जाता है अगर इसको जरा से भी क्वांटिटी में HNO3, क्लोरीन या ब्रोमीन के वेपर्स मिल जाते हैं तो एक्सप्लोड हो जाता है। तो ये इसका एक और कंबस्टिबल नेचर आ गया है। अब इसके बाद हम जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इसकी डीकॉम्पोजिशन। इसकी डीकॉम्पोजिशन पढ़ेंगे हम। नाउ when heated to 713 केल्विन, जब इसको 713 केल्विन तक हीट किया जाता है, पर in the absence of air। क्यों absence of air? डिकम्पोजिशन के बारे में तो बाद में बात करूंगी, लेकिन इसको हीट इतने केल्विन पे करते हैं। एब्सेंस ऑफ एयर क्यों? क्योंकि 473 केल्विन तक अगर उसको एयर मिलेगी तो वो फायर ही कैच कर लेगा, तो फिर आपका डिकम्पोजिशन नहीं होगा उस केस के अंदर। तो फायर कैच ना करे इसीलिए हाई टेम्परेचर पे एयर भी नहीं देनी उसको, ठीक है। तो इसको हीट करना है इतने केल्विन पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर। फिर क्या होगा? इट डिकम्पोजेस, फट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा इनटू इट्स एलिमेंट्स। मतलब कौन से एलिमेंट है इसके? P4 और H2 में ये डिकम्पोज हो जाएगा। रिएक्शन में लिख देती हूँ क्या रहेगी? 4PH3 at 713 Kelvin will form P4 and 6H2। इसके अलावा जो सॉल्यूशन है किसका? ऑफ फॉस्फीन इन वाटर। जो फॉस्फीन इन वाटर का सॉल्यूशन जो है, इट डिकम्पोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ, जो आपका यहाँ पे आप देख लीजिए ध्यान से, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं फॉस्फीन की बात कर रही थी, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ। फॉस्फीन की, फॉस्फीन का सॉल्यूशन पानी के अंदर। तो पानी के अंदर जिसका सॉल्यूशन है वो डिकम्पोज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और लाइट की प्रेजेंस में वो क्या देगा? गिविंग रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन, मतलब H2। इसका रिएक्शन क्या होगा? इसका रिएक्शन देखिए, 4PH3 will give in the presence of light, it will give P4, लेकिन ये कौन सा? रेड देगा, साथ में 6H2 रिलीज हो जाएगी। ये हो गई आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी देखिए। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी में मैं आपको बता रही हूँ
reaction with metallic salt solution. मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे ये रिएक्ट करेगा वो बता रहे हैं. नाउ व्हेन pH3 is bubbled through the aqueous solution of, किसका aqueous solution, जैसे कि कॉपर या मरकरी सॉल्ट्स का एक्वस सॉल्यूशन में से जब इसको फॉस्फीन को बबल किया जाता है, पास किया जाता है, द precipitates of corresponding phosphine are formed. Phosphide are formed. तो जब pH3 को कॉपर या मरकरी के सॉल्ट से पास किया जाएगा तो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे मेटल के फॉस्फाइड्स के. कॉपर के सॉल्ट से पास करें तो कॉपर के फॉस्फाइड बन जाएंगे, मरकरी के सॉल्ट से पास करें तो मरकरी फॉस्फाइड्स बन जाएंगे. तो मैं आपको रिएक्शन बता देती हूँ एक. मान के चलिए मैं इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास कर रही हूं फॉस्फीन को, तो क्या बनेगा, कॉपर का फॉस्फाइड बनेगा. तो ये बनेगा Cu3P2, ये है कॉपर फॉस्फाइड, और साथ में आपका बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है प्रेसिपिटेट, इसीलिए हम नीचे की तरफ इसका एरो बनाएंगे. सो ये कॉपर के साथ है. अगर मरकरी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये देखिए मरकरी सॉल्ट ले ले और साथ में फॉस्फीन ले ले तो ये बनाएगा Hg3P2, साथ में 6HCl रिलीज होंगे. ये आपका है मरकरी फॉस्फाइड. तो ये मैंने आपको रिएक्शंस बता दिए दोनों के दोनों, तो आप ये देख सकते हैं. ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई. अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ phosphine या phosphine, whatever we say. Now we come to the uses. अब हम uses पढ़ेंगे. Now the spontaneous combustion of phosphine is technically used in, ये पहला यूज है, टेक्निकली यूज्ड इन हॉल्म सिग्नल्स. हॉल्म सिग्नल्स में ये यूज होता है टेक्निकली. हॉल्म सिग्नल्स कहाँ यूज होते हैं, इन डीप सी, गहरे समंदर के पानी में यूज होते हैं. सी एंड ओशंस. किस लिए यूज होते हैं ये, फॉर सिग्नलिंग डेंजर पॉइंट्स. डेंजर पॉइंट्स को सिग्नलाइज करने के लिए यूज होते हैं टू स्टीमर्स. जो स्टीमर्स होते हैं उनको डेंजर पॉइंट्स के बारे में बताने के लिए यूज होते हैं. ऐसा क्या होता है कि ये सिग्नल की फॉर्म में यूज करते हैं, किए जाते हैं. तो क्या प्रोसेस है सिग्नलाइजिंग करने का, सिग्नल देने का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता देती हूँ. कंटेनर्स होते हैं जिनमें कंटेनर्स कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम
फॉस्फाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड, इन दोनों का मिक्सचर यूज किया जाता है। कंटेनर होते हैं उनमें ये दोनों का मिक्सचर होते हैं। दीज आर पियर्स्ड, छेद कर दिया जाता है उनमें, एंड थ्रोन इन द सी। उस मिक्सचर में, कंटेनर है उसमें मिक्सचर है कैल्शियम फॉस्फाइड का और कैल्शियम कार्बाइड का, उसमें छेद करके समंदर में फेंक देते हैं। फिर क्या होता है, समंदर में आते हैं ये पानी के कांटेक्ट में। नाउ इन कांटेक्ट विद वाटर, mixture of phosphide and acetylene gas is formed। पानी के कांटेक्ट में आते ही ये दोनों कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड पानी के कांटेक्ट में आते ही एसिटाइलिन गैस और फॉस्फाइड बना लेते हैं, फॉस्फीन और एसिटाइलिन गैस बना लेते हैं, ये बन गए। अब इनके बनने के बाद क्या होगा, फॉस्फीन के बारे में मैं बता चुकी हूं, उसमें ट्रेसेस होते हैं P2H4 के या P4 के। सो फॉस्फीन फ्रीक्वेंटली कैचेस फायर, आग लग जाएगी फॉस्फीन में, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ P2H4, तो आग लग गई उसके अंदर। और उस आग को बढ़ावा कौन दे रहा है, इग्नाइट कौन कर रहा है, एंड इग्नाइट्स एसिटाइलिन। अब एसिटाइलिन उस आग में घी का काम करेगी, उस आग को और बढ़ाएगी, एसिटाइलिन गैस। नाउ ये एसिटाइलिन गैस बर्न करेगी, विच बर्न्स विद अ ल्यूमिनस फ्लेम, एक ल्यूमिनस फ्लेम के साथ ये जलेगी और इस तरीके से दूर से आने वाले स्ट्रीमर को आग दिख जाएगी, उसे पता चल जाएगा वहां खतरा है, एंड दस सर्व्स एज अ सिग्नल। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, स्पॉन्टेनियस कंबशन होती है फॉस्फीन की, टेक्निकली यूज होती है सिग्नल्स में, होल्स सिग्नल के अंदर ये यूज होती है, डीप सी में और ओशन में ये यूज होते हैं डेंजर पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए। कंटेनर होते हैं जिसके अंदर कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड का मिक्सचर होता है, कंटेनर में छेद करके समंदर में फेंक देते हैं, जहां भी लगता है डेंजर साइन है वहां फेंक देंगे उसको। जैसे ही ये मिक्सचर पानी के कांटेक्ट में आता है तो फॉस्फीन और एसिटाइलिन गैस बनती है। फॉस्फीन में P2H4 के ट्रेसेस होने के कारण आग लग जाती है, और आग लगने से एसिटाइलिन गैस जलने लग जाती है ल्यूमिनस फ्लेम से, तो दूर से आने वाले स्टीमर को पता चलता है आग लग रही है, तो डेंजर साइन इंडिकेशन है, वहां नहीं जाना है। तो ये हो गया आपके एक यूज। दूसरा यूज बताती हूं मैं, दूसरा यूज है प्रोडक्शन ऑफ स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन के प्रोडक्शन में काम आती है शेल्स कंटेनिंग कैल्शियम फॉस्फाइड आर exploded by warships। वारशिप्स क्या करते हैं, शेल्स होती है कैल्शियम फॉस्फाइड की, वो एक्सप्लोड हो जाती है वारशिप्स की वजह से। नाउ जो कैल्शियम फॉस्फाइड है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, पानी के साथ, और ऐसा करने से क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूसेस फॉस्फीन। अब फॉस्फीन तो फॉस्फीन है, वो तो आग पकड़ेगा, किसकी वजह से,
P2H4 की वजह से ये आग पकड़ लेगा। फॉस्फीन which burns in air to give P4O10 which act as smoke screens। तो जहाँ लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं वहाँ पे शेल्स जो होती है कैल्शियम फॉस्फाइड की वो फट जाती है। कैल्शियम फॉस्फाइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा और फॉस्फीन बनाएगा और फॉस्फीन आग पकड़ लेगा हवा में। आग पकड़ के P4O10 देगा जो कि स्मोक स्क्रीन का काम करेंगे, स्मोक से बचाएंगे। So these were the uses of phosphine. We have discussed preparation, physical and chemical properties or uses about phosphine.